नमस्कार। आज हम मधुपुर के ऐसे शख्सियत के सामने हैं जो जिनके नाम से मधुपुर को जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मधुपुर के साहित्यकार, पत्रकार, लेखनी के धनी डॉक्टर उत्तम पीयूष जी का, जिन्होंने पूरे मधुपुर नहीं बल्कि देवघर जिला में उनकी नाम ख्याति प्राप्त हैं वो, और कई सारे ऐसे कार्य किए हैं जिनसे उन्हें भारत स्तर पर कई सम्मान मिला है। लेकिन आज मैं एक सूचना दूं आपको कि आज मधुपुर का नाम अब उत्तम पीयूष जी के नाम से पूरे भारत में गौरवान्वित होगा, और इन्हें एक सम्मान हमारे राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरिवंश राय जी के द्वारा इन्हें दिया जाएगा, और यह कार्यक्रम 17 मार्च को होना है। इसी सूचना हेतु यह जानकारी हमें सबसे पहले भैया ने बताई, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और आज मुझे लगा कि ये शहर के लोगों को भी और जो अपने देवघर जिला के लोग हैं उन्हें भी जाननी चाहिए आखिर क्या है, क्यों मिल रहा है, कौन सी संस्थाएं इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं। सबसे पहले भैया आपको बधाई। नमस्ते। और इस कार्यक्रम के लिए ये किस संस्था के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और ये सम्मान, इसका उद्देश्य क्या है? ये जैसी मुझे जानकारी दी गई है, ये एक संस्था है अंग मदद फाउंडेशन। उनके माध्यम से ये सम्मान प्रत्येक वर्ष देश के 23 विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो साहित्य हो, कला हो, शिक्षा हो, कृषि हो या पर्यावरण हो, इन क्षेत्रों में लोगों को उनकी प्रतिभाओं के कारण दिया जाता है। और साहित्य के क्षेत्र में इस वर्ष झारखंड से मेरा चयन किया गया है। इसकी सूचना उन लोगों ने मुझे पत्र से दी है, और ये स्वतंत्रता सेनानी शुभकरण चूड़ीवाला की स्मृति में आयोजित किया जाता है प्रत्येक साल। तो मुझे खुशी है कि उन लोगों की नज़र हमारी गतिविधियों पर, साहित्य की जो रचनाएं हैं उस पर पड़ी हैं, और ये सम्मान 17 मार्च को जो राज्यसभा के उपसभापति महोदय हैं श्री हरिवंश जी, उनके कर कमलों द्वारा प्रदान किया जाएगा नई दिल्ली में। और इससे रचनात्मक ऊर्जा का जो है एक संचार होता है। हम महसूस कर सकते हैं कि शब्दों की जो महत्ता है या शब्दों का जो महत्व है वह कितना अनिवार्य है। और आज के समय में जब लोग आस्थाओं से थोड़े से कटने लगे हैं और लोगों को लगने लगा है कि सब कुछ, जिसको हम लोग देहाती शब्दों में कहते हैं, सब धन 22 पसेरी, ऐसी बात नहीं है। हर काल में रचनात्मकता का, सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी का मूल्यांकन होता है, और वह समाज को दिशा दिखाता है। प्रेमचंद ने कहा भी था कि साहित्य जो है वह रास्ता दिखाने वाला मशाल है समाज का, वो आगे चलता है और उसकी रोशनी में समाज अपने आप को देखता है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे 40 वर्षों की जो तपस्या है या साधना है, उस साधना के ऊपर लोगों ने तवज्जो दिया है, लोगों ने उसे सम्मान दिया है, स्नेह दिया है, और अभी कई तरफ से लोगों ने बधाइयाँ भेजी हैं, शुभकामनाएं भेजी हैं। आपको तो कई सारे सम्मान मिले हैं, कई सारे अवार्ड मिले हैं। ऐसे में राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा सम्मानित होना, और वो भी वैसे शख्सियत जो कि किसी अखबार के बहुत बड़े संपादक हुआ करते थे, उनके द्वारा सम्मानित, कैसा लग रहा है? मुझे इस बात की दोहरी खुशी है। ऐसा इसलिए कि आज के समय में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आजकल तो ये मान लिया जाना चाहिए कि पुरस्कारों और जो सम्मानों की जो वो बाढ़ आ गई है। लेकिन हम जैसे लोग इस बात से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि जो लोग मूल्यों की लड़ाई लड़ते हैं, वैल्यूज़ की बात करते हैं, और जो भारत के विकास के नए सृजनात्मक पहलुओं को पहचानते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उनमें नई दृष्टि है और वो पथ प्रदर्शक की तरह हैं, उनमें से आदरणीय हरिवंश जी भी हैं। और आप सभी जानते हैं कि वहाँ के उस कार्यक्रम के जो हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में वो उपस्थित रहेंगे और अध्यक्षता करेंगे श्री अतुल प्रभाकर जी, जो जाने माने साहित्यकार विष्णु प्रभाकर जी के सुपुत्र हैं। आप सभी जानते हैं आवारा मसीहा जैसी किताब को, तो उसके
लेखक और उनके सुपुत्र वहाँ उपस्थित रहेंगे, उसकी अध्यक्षता करेंगे, तो निश्चित रूप से एक गरिमामयी माहौल होगा और राष्ट्रीय स्तर के कई बड़े साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों, क्रिएटिव लोगों का वहाँ सम्मेलन होगा। तो मेरे ख्याल से ऐसी मूल्यवान चीज़ें अपनी अहमियत रखती है और इसी दृष्टि से कि एक जो आयोजक हैं प्रसून लतांत जी और उनकी पूरी अंग मदद फाउंडेशन, वे लोग खुद भी निष्ठावान लोग हैं और जो समाज में जहाँ कहीं भी सक्रिय हैं। अभी हमारे साथी एक लड़की है वंदना झा, वो मशरूम गर्ल के नाम से मधुबनी में मशहूर है, उसे भी यह सम्मान साथ ही मिल रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि वंदना झा को भी ये सम्मान मिल रहा है। तो इस तरह से समाज में जो लोग भी जहाँ क्रिएटिव हैं उनके साथ अगर कुछ लोग कंधे पर हाथ रख रहे हैं तो ये बेहद प्रसन्नता की बात है। आज के दौर में जहां हम युवाओं की बात करें कि वो अब डिजिटल इंडिया का समय आ गया है, किताबों से बच्चे दूर हो रहे हैं, आप जान रहे होंगे। ऐसी परिस्थिति में भी अब साहित्यकारों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके उन्हें सम्मानित करना, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। साहित्यकारों को भी डिजिटलाइज करना पड़ेगा खुद को। अब यंत्र की दुनिया है तो एकदम से हमें तेज चलना होगा। ये ऐसा नहीं है, किताबों से की जो भूमिका है वो अपनी जगह बनी रहेगी। ट्रांजिस्टर की भूमिका अपनी जगह है, रेडियो की अपनी जगह है, टेलीविज़न की अपनी जगह है, अखबारों की अपनी जगह है, सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। तो किताबों की भूमिका अपनी जगह बनी रहेगी, लेकिन चीज़ें आगे भी बढ़ रही है। तो हमारे यहाँ विज्ञान कांग्रेस के जब माशेलकर साहब हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि संस्कृत के श्लोकों को डिजिटलाइज करके हम जो है पेटेंट की लड़ाई लड़ेंगे, हल्दी की, नमक की, ये चावल की, ये इन चीज़ों की लड़ाई अमेरिका के पेटेंट दफ्तरों में लड़ेंगे कि संस्कृत में हमारे यहाँ हल्दी, हमारे यहाँ जो चावल है, हमारे यहाँ जो नीम है, ये सारी चीज़ें हमारी बहुत पुरानी चीज़ें हैं और इसको कोई पेटेंट नहीं कर सकता है। तो ये हमें संस्कृत के श्लोकों से मिलता है, उसको डिजिटलाइज करना होगा। तो साहित्यकारों को भी नए तरह से नए मिजाज में आना पड़ेगा। और इस दृष्टि से अब मैंने कई रैप लिखे हैं क्योंकि अब कविता में रैप का प्रयोग हमने करना शुरू कर दिया है। तो सुनाया जाए एक दो। अभी तो स्मरण में नहीं है। अच्छा। मैं कभी किसी मौके पर सुनाऊंगा। तो आपको बदलती हुई परिस्थितियों के साथ, जैसे हाइकू कविताएं हैं या अणुकथाएं हैं, इस तरह से फॉर्मेट आपको बदलना पड़ेगा। जब क्रिकेट में टेस्ट मैच से वनडे होता है, वनडे से T20 होता है, तो साहित्य में क्यों नहीं हो सकता है? हम साहित्य में भी तेजी से काम कर सकते हैं और उसी पोटेंशियल से काम कर सकते हैं। और हमें इन चीज़ों को सोचना होगा कि बदलते परिदृश्य में हमारी भाषा, हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारी जो संप्रेषणीयता है, वो कितना फास्ट और कितना कनेक्टिव हो, कितना लोगों से जुड़ सके, आज के लोगों से, आज के युवाओं से। वैसे तो उत्तम भाई हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और इनको देख करके ही हम लोग भी कुछ लिखते, पढ़ते, सुनते, समझते, लोगों को समझाते हैं। और हाल ही में अभी एक कार्यक्रम चल रहा है और यूँ कहें कि एक छोटा सा चुनाव है शहर में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का, और उसको लेकर के भी शहर के लोगों से हमने बातचीत की। उस कार्यक्रम को भी देख करके भैया ने अपनी बधाई दी कि कार्यक्रम काफ़ी अच्छा है। इस संबंध में आप सदस्य भी हैं वहाँ के, और इस माहौल को आप देख रहे होंगे। ऐसे माहौल को देख के क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए एक वोटर के तौर पर, आपकी क्या मंशा है? मुझे तो ये अच्छा लग रहा है कि जो कोई भी संस्था है वह जीवंत है और रेड क्रॉस सोसाइटी मधुपुर में इतने सक्रिय रूप से मौजूद है और काफ़ी अच्छे लोग उसमें हैं, काफ़ी जिम्मेवार लोग हैं। और मुझे लगता है कि इसकी पुनर्संरचना अगर होती है तो ये मधुपुर के जनता के लिए, खास करके जो जन स्वास्थ्य की जो दृष्टि है, क्योंकि रेड क्रॉस का मुख्य कार्य स्वास्थ्य के लिए है और इसकी भूमिका विश्व युद्धों में जितनी रही थी, बाद के समय में सामाजिक जीवन में रही है। मधुपुर में ये एक उल्लेखनीय जगह है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लोग जिम्मेवारी से अपना मताधिकार का प्रयोग करें, अच्छे से अच्छे लोगों को जीत दिलवाएं और एक नई टीम आए और वो जो पुरानी टीम जिसने अच्छा किया है उसको सकारात्मक लें और जो कमियां रह गई हैं उसको दूर करने का प्रयास करें। बिल्कुल ही पर्दे के पीछे रहते हुए सारी बातों को इन्होंने कह दिया। और एक पार्टी में हम लोग मिले थे, तो जितना अच्छा, जितने गंभीर शब्दों के साथ ये अपने साहित्य को प्रस्तुत करते हैं, उतनी ही इनकी
यूँ कहें हंसी के रसगुल्ले व चुटकुले इतने अच्छे अच्छे हैं। शहर के जो पुराने वैसे लोग हैं जिनको शायद हमने नहीं देखा हो, उन लोगों पर मैं ये घंटों ऐसे ऐसे कार्यक्रम मुझे दिखाए बताए, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि उसको शुरू किया जाए और बहुत जल्द हम लोग उस कार्यक्रम को, भैया के साथ एक कार्यक्रम हम जरूर शुरू करेंगे और एक उस पर कुछ एक दो पुराने लोगों की जो याद है एक छोटी सी हंसी के साथ आप इसको। नहीं, वो है कि मधुपुर हमारा शहर जो है बहुत विविधतापूर्ण है, वैविध्य से भरा हुआ है और यहाँ कई तरह के लोग रहे हैं। मैं एक लेखक हूँ और एक रचनाकार हूँ, तो यहाँ के लोग न केवल लोग रहे हैं, मेरे लिए कई लोग बहुत आदरणीय रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग एक कैरेक्टर भी रहे हैं, एक चरित्र रहे हैं, जो कि कथाओं के चरित्र भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब कतई नहीं है कि उनका उपहास उड़ाया जाए, लेकिन हम उनसे कुछ सीखते हैं कि जीवन में जो जीवंतता है वो बनी रहे। और जैसे बसंत का मौसम है, फगुआ का मौसम है, तो बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिनके साथ हमारे बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं और उनके साथ बातों बातों में बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं जिसको सुनकर या समझकर हम आज भी आनंद लेते हैं। उनमें से कई ऐसे चरित्र हैं, हम लोग कभी इसकी चर्चा करेंगे, इत्मीनान से इसकी बातें करेंगे। बिल्कुल, ये कार्यक्रम एक बहुत अच्छा कार्यक्रम बन सकता है, इसे अन्यथा लेने की ज़रूरत नहीं है और बहुत जल्द हम लोग इस पर विचार कर एक नया एपिसोड के माध्यम से साप्ताहिक कार्यक्रम शुरुआत करेंगे। और सबसे आज जो ये बड़ी उपलब्धि है, हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे मधुपुर के ऐसे शख्सियत जो साहित्य के क्षेत्र में अपना इतना मुकाम हासिल किए कि आज भारत के राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं, हम सबों के लिए बहुत बड़ी बात है। अब मधुपुर जी देता हूँ जी कि मैं यही निवेदन करूँगा तमाम युवाओं से और तमाम जो लोग क्रिएटिव हैं उनसे दो शब्द मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी रहो टिके रहो, इतिहास से भविष्य तक, दृश्य से अदृश्य तक, जहाँ भी रहो टिके रहो, इतिहास से भविष्य तक, दृश्य से अदृश्य तक, माटी सा रिश्ता है, माटी जमा करते रहो। माटी सा रिश्ता है, माटी जमा करते रहो, जहाँ भी रहो टिके रहो। बिल्कुल, आज जहाँ भी हैं टिके हुए हैं और इसी का आज यह परिणाम है कि आज अपना मधुपुर शहर जो भारत के मानचित्र पर उत्तम पीयूष जी के नाम से जाना जाएगा। सहयोगी पुनीत शर्मा के साथ रामचंद्र झा, न्यूज़ लाइन मधुपुर। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है राह।